नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से जो उद्योग विभाग द्वारा नई चिट्ठी जारी हुई है, इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये एक चिट्ठी है 18 अप्रैल की। इसको जारी करते हुए जो विषय रखा गया है, विषय ये है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय सूचिता एवं व्यावसायिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने के संबंध में। परियोजना प्रतिवेदन क्या है, समझ लें बड़ा ही सिंपल भाषा में। जो ट्रेनिंग के दौरान डीपीआर भरवाया जा रहा है, ट्रेनिंग के बीच में या ट्रेनिंग के अंतिम समय में एक डीपीआर भरने को दिया जाता है आपकी योजना पे, वही परियोजना प्रतिवेदन है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ा जो डर रहता है प्रतिभागियों में, या ये कहें जो ट्रेनिंग ले रहे लोग होते हैं, कि डीपीआर कैसे भरा जाएगा। कुछ ट्रेनिंग क्लासेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि कभी कभी मुझे कुछ और काम से जाना पड़ा, तो बहुत ही बेचैनी रहती है। कैंडिडेट कहते हैं सर वो डीपीआर भरना रह गया था, क्या मैं आपके घर आ जाऊं? या कोई ऐसे ट्रेनिंग लेने वाले लोग रहते हैं जिनकी हार्दिक इच्छा होती है कि ज़रा सा इसको टैकल कीजिए मुझे पर्सनली। तो इसका डिटेल ये है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है। ये चिट्ठी इंडिविजुअल पर नहीं लिखी गई है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स के हेड हैं उनको लिखा गया है। बट ये समझना ज़रूरी है उन लोगों को भी जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, क्योंकि डीपीआर आपने दे दिया है और वो डीपीआर एक्सेप्ट कर लेगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है। अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो आपके नाम चिट्ठी जारी होगी, और अगर चिट्ठी का जवाब समय पे नहीं दिया जाएगा तो आपका इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने में विलम्ब आएगा। जैसे अभी भी कई ऐसे कैंडिडेट जो पिछले वाले प्रोग्राम के दौरान मुझसे ट्रेनिंग लिए थे, वो कहते रहते हैं ये इंस्टॉलमेंट में दिक्कत है। तो अगर आप सारे कागजात प्रॉपर देंगे तो इंस्टॉलमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप नहीं देंगे तो हो सकता है काफ़ी पीछे छूटेंगे, क्योंकि 16,000 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैंने बता दिया। पूरी चिट्ठी इस रूप से है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के दौरान परियोजना प्रतिवेदन परियोजना के आवश्यक लागतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना है। जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि सभी परियोजनाओं हेतु परियोजना लागत लगभग रुपया 10 लाख व्यय उल्लेख करते हुए परियोजना प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन लाभुकों को सेड की आवश्यकता नहीं है उनकी परियोजना में सेड की राशि भी सम्मिलित की जा रही है। देखिए ये क्लियर है, 10 लाख तक की योजना है। अब आपने किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को 10 लाख कर दिया है, तो वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं वो देख रहे हैं। अगर आपने जैसे टैक्सी के लिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि टैक्सी के लिए आपने इस योजना को स्वीकृति प्राप्त की हुई है, तो अब टैक्सी तो एक गाड़ी है, उसके लिए सेट की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पार्किंग लगानी है, अब मैं 5 लाख की गाड़ी लूँगा 5 लाख का सेट बनाऊँगा। आपका जो सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, जो इनकम पाने वाले, जो इनकम जनरेशन वाले एलिमेंट्स हैं, वहीं से होना है। जैसे अगर किसी का आटा मिल है, किसी का ऑयल मिल है, किसी का ब्यूटी पार्लर है, उसमें सेट की ज़रूरत है, उसमें मकान बनाना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे टेंट हाउस किसी का है, टेंट हाउस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ बैच वाइज कैंडिडेट बैठते हैं। तो टेंट हाउस में कौन सा सेट आप बनाने वाले हैं? आप अब मटेरियल रखने के लिए, क्योंकि टेंट सिलाई आपका पैसा नहीं है, टेंट को स्थापित करना और टेंट से रेंटल प्राप्त करना आपका पैसा है। उसमें सेट जैसा उल्लेख आप नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह का उल्लेख कर रहे हैं तो निश्चित रूप से डीपीआर नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, और सरकार यही चाहती है, या जो उनके अधिकारी हैं यही चाहते हैं कि ऐसा आप कोई भी डिटेलिंग न करें जिससे आपके परियोजना को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़े। फिर आगे लिखता है जिन लाभुकों को सेट की आवश्यकता नहीं उनकी परियोजना में सेट की राशि भी सम्मिलित की जा रही है, जिसकी वजह से परियोजना के कार्यान्वयन में लाभुकों को कठिनाई हो रही है। अतः निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण के दौरान परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में एमएसएमई के मॉडल परियोजना प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए वित्तीय सूचिता एवं व्यावसायिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए। यदि एमएसएमई के मॉडल परियोजना प्रतिवेदन से अधिक परियोजना लागत किसी प्रोजेक्ट का आता है तो उसका वांछित कारण स्पष्ट किया जाए।
ये इसलिए लिखा गया है कि एमएसएमई के मॉडल परियोजना प्रतिवेदन में, अगर मैं उदाहरण स्वरूप कर रहा हूँ कि तेल पेराई के मशीन का जिक्र है और वो मशीन 1,25,000 में उपलब्ध है, आप इस डीपीआर में जो मशीनरी का एरिया है, ये देखिए जो कॉलम 2.2 है मशीन कार पुर्जे, अब इसमें अगर आप तेल पेरने वाले मशीन की कीमत 5 लाख लिखेंगे तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन करके कारण पूछेगा कि भाई कौन सी मशीन लगा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, उस मशीन को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई जब एमएसएमई के मॉडल परियोजना प्रोजेक्ट में वो मशीन की कीमत ये थी। यदि किसी परियोजना संबंधित प्रतिवेदन नहीं है तो उसके संबंध में मार्केट सर्वे के आधार पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाए जो कि वास्तविक लागत पर आधारित हो। ये चिट्ठी है और ये एक उन्होंने मॉडल परियोजना का रूप लगाया है कि जैसे अगर ब्यूटी पार्लर का है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैसा है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट है तो भाई कौन कौन सी इक्विपमेंट मशीनरी है, जैसे फेशियल हेयर मशीनरी है, हेयर कटिंग मशीन है, फेशियल बेड है, हेयर ड्रायर है, ये क्वांटिटी एक है। तो अगर किन्हीं का ब्यूटी पार्लर का प्रोजेक्ट है और वो भर रही हैं तो निश्चित रूप से ये जो मशीन और कलपुर्जे हैं इसमें इन मशीनों का जिक्र आएगा। अब दूसरा जो पार्ट है कि कहता है कि भाई वर्किंग कैपिटल, तो मैं ये ट्रेनिंग क्लास में बताता हूँ और ये निश्चित रूप से ट्रेनिंग का पार्ट है, इसको एक वीडियो से नहीं समझाया जा सकता। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जो आप रनिंग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। एंड टर्म लोन जो है, जैसे मीन्स ऑफ फाइनेंस में इन्होंने बताया जो चिट्ठी है, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन जो मशीन्स खरीदते हैं आप, जो सेट बनाते हैं, वन टाइम का जो कॉस्ट है उसके लिए टर्म लोन की जरूरत पड़ती है। ऑन कंट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप मान लीजिए कि 10 लाख की परियोजना कर रहे हैं और पूरी के पूरे आप सरकार के उन पैसों से हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगेगा कि आपने कुछ तो एक पार्शियल पैसा लगाने के बारे में सोचा होगा। तो ये ज़रूर देखें, कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट के सब्सिडी वाले पोर्शन को ही इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ऑन कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा भी दिखाते हैं तो निश्चित रूप से जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं उनको ये बल मिलता है कि परियोजना अच्छी जाएगी। अब रेवेन्यू पर एनम जो है वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी पैसा दे रहा है तो ज़रूर देखना चाहेगा कि वो कैसे आ रहा है। तो परियोजना का लाभ विश्लेषण में इसका जिक्र किया हुआ है कि बिक्री से क्या आएगा, उत्पादन व्यय क्या आएगा, बिक्री का वितरण कितना होगा। तो इन सबको आप अगर ढंग से भरते हैं, कच्चा माल में है तो आपने जिस चीज़ का प्रोजेक्ट लगाया है उसमें कच्चा माल क्या क्या लेंगे उसको इन्होंने पूरा किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये कच्चा माल और बाकी चीज़ों का जिक्र आएगा। कच्चा माल के अलावा फिर जो एम्प्लॉय का है, उपयोगिता में आपके यहाँ क्या क्या लग रहा है, बिजली लग रही है क्या, बिजली एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो कमर्शियल कनेक्शन होगा। भले ही आप अपने घर के किसी कोने में इस स्कीम का उपयोग करके शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, लेकिन कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ये सब ऐसी चीज़ें जिसको जानना जरूरी है। शुरू में आपको लग सकता है कि मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, बट ये एक तो लीगल भी नहीं है, इथिकल भी नहीं है, और जब एक बार आपके यहाँ बिजली विभाग की टीम आएगी तो आपको रेड भी कर सकती है, आपको काफ़ी हैवी पेनाल्टी देना भी पड़ सकता है। फिर इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया मैन पावर में, तो ये चूँकि ब्यूटी पार्लर का है तो इन्होंने ब्यूटिशियंस का जिक्र किया है, ब्यूटिशियन एक्सपर्ट का जिक्र किया है, हेल्पर का जिक्र किया है। अब इसी जगह पे आप देख लीजिए कि जो डीपीआर आपको बननी है, ये चिट्ठी है और मॉडल रूप है, और ये उसका एक पार्ट है जो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में आरसेटी के माध्यम से भरवाया जा रहा है। आपको जो भरना है, अगर किन्हीं का बिल्डिंग का काम है, किन्हीं का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है, तो कार्यकुशल क्या हो सकता है कि एक स्किल्ड लेबर लगे आपके यहाँ जिसको बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग करने आए, बहुत अच्छा सब कुछ का फूल पत्ती या फूल जैसा बनाने आए। तो संख्या कितनी है, मासिक व्यय कितनी हो रही है, वार्षिक आय, वार्षिक व्यय कितना हो रहा है, अर्ध कार्यकुशल कितने हैं, किन्हीं का टेंट का है तो हो सकता है कि दोनों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी है, दोनों काम आप खुद से कर लें। बहुत ज़्यादा नॉन स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि टेंट को इंस्टॉल करेंगे या टेंट्स के लिए जो गड्ढे लगाने हैं, जो पूरे पंडाल और तंबू लगाने हैं। तो ये सब का सब होगा, ये कहीं ज़रूरी नहीं है। हर एक काम में स्वरूप बदलेगा, लेकिन मॉडल इसी तरीके का रहेगा। जो चिट्ठी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का है, रेंट का है, टेलीफोन चार्जेस है, तो इन सब में वो आपको कंसीडर करने को तैयार हो, आपके कॉस्ट देने को तैयार हैं।
लेकिन उनका कहना ये है कि कहीं न कहीं किसी तरीके से खाना पूर्ति करके पूरी परियोजना लागत को 10 लाख न कर दिया जाए। अगर किन्हीं का लागत 8,30,000 ही आता है, 8,40,000 ही आता है, तो उसको मूल रूप में रहने दीजिए। और ये जो मतलब टर्म लोन और जो वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंडिचर है, ये भी क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। कहीं से कोई भी पैसा आपको वर्किंग कैपिटल पूरी तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मशीन या कुछ एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तभी तो वर्किंग कैपिटल में कुछ आप कॉस्टिंग कर पाएंगे। एंड दूसरा रूप ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए पूरे पैसे कोई आपको नहीं देगा। आप 8 लाख का ऐसा नहीं कह सकते कि हम सेट बना लेंगे और मशीनरी खरीद लेंगे, धंधा करने के लिए हमको पैसे नहीं चाहिए। तो दोनों को मिक्सअप करके इसी रूप से मिक्सअप करना है। और किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं इस चिट्ठी को और जो मॉडल रूप है उसको उनके मतलब फ़ोन नंबर पे मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। धन्यवाद।